तो आज ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे जनरल सा टॉपिक है, गवर्नेंस जनरल स्टडी 2 के अंदर आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो ये टॉपिक है that is decay in institution of governance in India. Now, what are the institution of governance in India? Say political parties है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी, पार्लियामेंट है, पुलिस है, सिविल सर्विस है, मिलिट्री है। सो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है। और 1950 जब से इस इंस्टीट्यूशन का क्रिएट हुआ तब से अभी तक अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारा इरेगुलरिटी है और इंस्टीट्यूशन का क्रेडिबिलिटी डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, डे बाय डे डिप्लीट हो रहा है। जब किसी इंडिविजुअल का डेथ होता है या किसी इंडिविजुअल का क्वालिटी डिके होता है, देन इट इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। बट जब कोई इंस्टीट्यूशन डिके हो जाता है, देन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कौन से इंस्टीट्यूशन को हम देखेंगे? सो वी विल डिस्कस पॉलिटिकल पार्टी, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी। इसके अंदर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं लिया है, लाइक सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो सेपरेट जब उसको हम डिस्कस करेंगे तब एनालाइज करेंगे। अभी जनरल व्यू मैंने रखा है, जुडिशरी, पुलिस, एंड व्हाट आर द रीजन फॉर डीके ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इनके अंदर पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस, इनका डीके काफी ज्यादा हुआ है एंड राइट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर क्रेडिबिलिटी। सो फर्स्ट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर इनएफिशिएंट फंक्शनिंग है। पार्लियामेंट को हमने क्यों क्रिएट किया था? दिस इज नॉर्मल पीपल। ये क्योंकि अपने डे टू डे वर्क में बिजी रहता है, ये कंट्री के लिए पॉलिसी क्रिएट नहीं कर सकता है। तो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया। हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं हमारे इशू के ऊपर और हमारे इशू का सोल्यूशन निकालते हैं। से अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाई हैं, तो इस पे पार्लियामेंट में डिबेट होगा। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ है, इस पे पार्लियामेंट में डिबेट होगा। तो पार्लियामेंट हमने इसलिए क्रिएट किया था ताकि पार्लियामेंट में लोगों के इशू पे डिबेट हो और लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। और ये डिबेट एक नॉलेज वाला डिबेट होना चाहिए, इशू पे डिबेट होना चाहिए। बट आज हम पार्लियामेंट के अंदर क्या देखते हैं? फर्स्ट, उसका सिटिंग ही कम होता है, या जब सिटिंग होता है तो वहां पे रकस होता है, कोई पेपर थ्रो कर देता है, कोई आके किसी को हक कर देता है, कोई किसी को पर्सनली टॉन्ट करता है। पार्लियामेंट में पर्सनली मड स्लिंगिंग बहुत ज्यादा होता है। लीडर ए विल से समथिंग अबाउट लीडर बी विल से समथिंग अबाउट लीडर सी। इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग अबाउट इशू, पीपल आर गेटिंग टू मच पर्सनल। देन इशू के ऊपर डिस्कशन नहीं होता है, डिस्कशन पर्सनल पर्सोना पे होता है। आपके पेरेंट ने क्या किया था, आपके ग्रैंड पेरेंट ने क्या किया था, वो आपका ये बैकग्राउंड है, नहीं ये बैकग्राउंड तो करेक्ट नहीं है। सो इन सारे इशू पे डिस्कस होता है। तो फर्स्ट है इनएफिशिएंट फंक्शनिंग, लो सिटिंग विच इज मार्ड बाय डिसरप्शन एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन। जब आप पहले पार्लियामेंट के सेशन को देखें, इवन ये इतना डिग्रेड भी नहीं हुआ था टिल यू कैन से 2010-11 तक उतना डिग्रेड नहीं हुआ था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कुछ बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, तो प्रणब मुखर्जी। ये लोग जब किसी इशू के ऊपर डिबेट करते थे तो इनका आर्टिकुलेशन काफी अच्छा होता था। लेकिन और उससे भी पहले जाएं तो हम चंद्रशेखर हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, तो ये इनका काफी अच्छा इशू के ऊपर कमांड होता था। तो अभी डिबेट इंफॉर्मेटिव डिबेट नहीं होता है, जस्ट एक दूसरे का लेग पुलिंग होता है कि आपने ये क्यों किया, अच्छा आपके टाइम पे तो ऐसा था, हमारे टाइम पे ऐसा था, ओके यू हैव नॉट कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, देन व्हाई शुड वी कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, व्हाई आर यू पॉइंटिंग फिंगर ऑन अस। तो इस वे में डिबेट होता है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव है, वो बहुत सारे डिसीजन खुद ले लेता है और पार्लियामेंट में बाद में आता है अप्रूव करने के लिए। से गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया एंड देन पार्लियामेंट को वो रबर स्टैंप की तरह कंसिडर करता है और पार्लियामेंट में आके अप्रूव करता है। गवर्नमेंट कितने ऑर्डर ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू पास करता है? अब ये ऑर्डिनेंस का रूट क्या है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, देन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। वो एक टेम्पररी ऑर्डर की तरह है
और वो लॉ की तरह सर्व करेगा। जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो ऑर्डिनेंस को हमें पास करना होगा। लेकिन ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं है एक नॉर्म हो जाना चाहिए। ऑर्डिनेंस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि जब कंट्री के अंदर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, पार्लियामेंट का सेशन हम होल्ड नहीं कर सकते, देन यू कैन इशू ऑर्डिनेंस, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस एवरी नाउ एंड देन। थर्ड, opposition political party, they oppose government just for the sake of opposition। एक सरकास्टिक कमेंट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में बजट तब तक पास नहीं होता जब तक गवर्नमेंट बजट को ऐसा नहीं कहता कि दिस बजट इज वेरी हिस्टोरिक और इससे सबको फायदा होगा। लेफ्ट पार्टी कहती है कि ये एंटी पुअर है, एंटी पीपल है, और ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं है, पुराना जो बजट था उसी का कॉपी पेस्ट है। सो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग इशू जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन। से पॉलिटिकल पार्टी ए किसी इशू के ऊपर उसका स्टैंड है, जब वो ओपोजिशन में रहती है तो उसका स्टैंड कुछ और होता है, जब गवर्नमेंट में आ जाती है उसका स्टैंड कुछ और होता है। सो आपका स्टैंड रिजिड होना चाहिए किसी इशू के ऊपर। ऐसा नहीं कि आपका स्टैंड फ्लूइड होना चाहिए कि आप अपोजिशन में हो तो यू अपोज एवरीथिंग अबाउट गवर्नमेंट। नो गवर्नमेंट इज कंप्लीटली गुड, नो गवर्नमेंट इज कंप्लीटली बैड। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा काम करती है, या कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो सब कुछ खराब काम करती है। तो अपोजिशन को इशू बाय इशू सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को या अपोज करना चाहिए। पॉलिसी डिसीजन स्ट्रीट पे मीडिया में लिया जाता है। जब पार्लियामेंट काम नहीं करेगा या पार्लियामेंट काम करेगा वो वर्क प्रॉपर वे में नहीं होगा, तो देन वो वर्क कहीं और डेलीगेट होगा। तो अब लोग रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पे डिमांड करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था निर्भया रेप केस जब दिल्ली में हुआ था, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा वीक था रिलेटेड टू रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट प्रेशर में आया एंड फिर गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लेके आई, जिसके थ्रू अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, रेप मोलेस्टेशन करता है, देन उसको पनिशमेंट मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है लॉन्ग बैक इन 2011, जब इंडिया में करप्शन के केसेस इंक्रीज हो रहे थे, लोकपाल का डिमांड स्टार्ट हुआ था। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ अन्ना हजारे इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था लोकपाल के डिमांड के लिए। तो जब पार्लियामेंट अपना पॉलिसी मेकिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, देन पॉलिसी डिसीजन स्ट्रीट पे होगा, पॉलिसी डिसीजन मीडिया में होगा, दैट इज ऑन शेयर फ्रस्ट्रेशन। बट everybody cannot come on street, everybody cannot participate in media, and this I am talking about ट्रेडिशनल मीडिया। सोशल मीडिया तो काफी हद तक अब डेमोक्रेटिक हो गया है। अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट के इस ओपिनियन से खुश नहीं हो या सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप ट्विटर पे या यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी पे भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो। बट जो ट्रेडिशनल मीडिया है, न्यूज़पेपर है या फिर टेलीविजन चैनल्स हैं, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट है पेनिट्रेट करना। तो पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन ऑन स्ट्रीट एंड मीडिया इन सियर फ्रस्ट्रेशन बिकॉज पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग और पार्लियामेंट अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता। देन एंटी डिफेक्शन लॉ है, हमने कल देखा था एंटी डिफेक्शन लॉ। कोई भी एमपी और एमएलए जिस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट हुआ है, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी की बात को नहीं मानता है, डायरेक्शन को नहीं मानता है, उस पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग वोटिंग नहीं करता है, या एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा और उसका डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ने इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कंट्रीब्यूशन को डिमिनिश कर दिया है। अभी ऐसा है कि पार्टी जैसा कहती है आपको वैसा ही करना होगा। तो ये कैसा हो गया, एक हर्ड मेंटालिटी हो गया। हर्ड मेंटालिटी मींस आप देखो गॉड को, शिप को, वो सारे लोग जो है वो ग्रुप में जाते हैं। तो वैसा ही ये हर्ड मेंटालिटी हो गया। वट एवर योर लीडर इज सेइंग, whether it is right or wrong, whether it is acceptable to you or not, whether you have contrary opinion to that thing, you have to follow your direction, your leader direction। अगर उसको आप नहीं follow करोगे तो you will be disqualified। So एंटी डिफेक्शन लॉ को वहां पे हमें यूज करना चाहिए जहां पे गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी को थ्रेट है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है।
देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर एवरी नाउ एंड देन, हर एक चीज के लिए यूज करना ये ठीक नहीं है. देन लैक ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन ट्रेजरी मीन जो रूलिंग पार्टी होता है, एंड अपोजिशन बेंच. इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एंड रूलिंग पार्टी दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, और दोनों को कोऑर्डिनेशन के में काम करना चाहिए. एक आइडियल डेमोक्रेसी कैसे वर्क करता है? जनता वोट करती है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज जनता के पास जाती है, वो जनता को कन्विंस करती है, जनता को अट्रैक्ट करती है. जनता को जिसका व्यू पॉइंट ठीक लगता है जनता उसको वोट करेगी और उसको चांस देगी गवर्नमेंट बनाने का. जिनको चांस नहीं मिला वो ऐसे वॉच डॉग की तरह एक्ट करेंगे, और गवर्नमेंट कुछ गलत काम करता है तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे कि सर दिस इज द प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपने ये गलती किया, आप इसको ऐसे करेक्ट करो. सो गवर्नमेंट शुड नॉट व्यू ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एज एन एनिमी. एंड ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा गवर्नमेंट के नेगेटिव चीजों को ही नहीं दिखाना चाहिए. अगर गवर्नमेंट कुछ सही काम करता है तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए. सो लैक ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यू बिटवीन ट्रेजरी बेंच एंड ओपोजिशन बेंच. डेमोक्रेसी वर्क करता है बाय आर्टिकुलेशन. डेमोक्रेसी वर्क करता है बाय एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन द पीपल. डेमोक्रेसी वर्क करता है व्हेन पीपल आर टॉलरेंट से आपका थॉट, आपका ओपिनियन, आपका व्यू मेरे से अलग है, फिर भी मैं आपको टॉलरेट करूंगा. ऐसा नहीं है कि मैं आपको सियरली रिजेक्ट कर दूंगा कि देखो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो तो यू आर एंटी नेशनल और यू आर एनीथिंग दैट. नाउ पॉलिटिकल पार्टीज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है या इशू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है. दे गो टू पीपल, लोगों से कहती है कि आप हमें वोट करो एंड जब हम इलेक्ट हो जाएंगे तो वी विल डू दिस वर्क. लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन ये लोगों के पास जाती है और फिर कुछ प्रॉमिस करती है, और जब वो इलेक्शन जीत जाती है उसके बाद ये प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करती है. देन लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है कि देखो इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया और प्रॉमिस करने के बाद इसको फुलफिल नहीं किया, तो वट एवर दे आर सेइंग दैट इज नॉट ट्रू एंड वी शुडंट बिलीव देम. पॉलिटिकल पार्टी का क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन है. दो इंस्टीट्यूशन का क्रेडिबिलिटी इंडिया में काफी ज्यादा डाउन है एंड दे हैव टू चेंज देयर परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन. वन इज पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल लीडर्स एंड अनदर इज द पुलिस डिपार्टमेंट. ऐसा नहीं है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर इज रॉन्ग. सम आर गुड, सम आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क, बट मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी. सो ऐसे रिजल्ट इनका परसेप्शन नेगेटिव है. सेम गोज विथ पुलिस फोर्स. सो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या प्रॉब्लम है? तो पहला प्रॉब्लम है हिपोक्रेसी का. मैं जब ओपोजिशन में था तो मैं किसी इशू के बारे में बहुत ही वोकल हूँ. मैं जब रूलिंग पार्टी में आ जाऊंगा तो उस इशू पे लेके मैं साइलेंट हो जाऊंगा. सो एक हिपोक्रेसी है. वट एवर दे से, वट एवर दे डू, देर इज अ डाइवर्जेंट बिटवीन दैट थिंग एंड नोबडी लाइक हिपोक्राइट. और आपको कैसा लगेगा कि जब आपका लीडर हिपोक्राइट है, आपको बोलता कुछ है करता कुछ है, और हमेशा वो सोसाइटी के लिए वर्क नहीं करता है. ही इज ऑलवेज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ. जब तक किसी वर्क में आपका अगर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेल. बट आपका सेल्फ इंटरेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको सेल्फिश बना दे. सो हिपोक्रेसी है. सेकंड फैक्शनलिज्म है. सो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी मल्टीपल डिवीजन है. से पॉलिटिकल पार्टी ए है, उसके अंदर फैक्शन ए है, फैक्शन F2 है, फैक्शन F3 है. तो जिसके वजह से पॉलिटिकल पार्टी ए वो भी एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा पाता है. उसके अंदर भी डिफरेंट पुश एंड पुल अकर होता है. सो ऑन एनी इशू उनका ओपिनियन सॉलिड होना चाहिए, वट एवर मे बी देयर इंटरनल डिफरेंस. पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज वो एक बेसिक डेफिनेशन को भूल रहे हैं. पीपल एंटर इनटू पॉलिटिक्स टू सर्व पीपल. और ये अगर आप एग्जांपल देखो तो महात्मा गांधी का, बी आर अम्बेडकर का, जेपी का, सरदार पटेल का, ये सारे एग्जांपल है.
बट राइट नाउ पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं, सर्विंग पीपल वो बैकसीट हो जाता है, बट सर्विंग देमसेल्फ, देयर ओन बेनिफिट इंटरेस्ट वो फ्रंट शीट ले लेता है। तो फैक्शनलिज्म है, पर्सनालिटी कल्ट है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखो, वेदर इट इज भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, से समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबके अंदर पर्सनालिटी कल्ट है। वो पूरा का पूरा पार्टी एक या दो लीडर या किसी फैमिली के आजू बाजू ही घूमता है। जब आप किसी ऐसे इशू के साथ डील करो तो पेपर में ट्राई करना कि जितना हो सके न्यूट्रल होके आप इसको एक्सप्लेन करो, वो ठीक रहेगा। और हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके बताना, कि किसी का नाम मत लेना, एंड हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके बताना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। देन ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ पीपल। लोग पॉलिटिकल पार्टी को ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ड्यूरिंग इलेक्शन दे से समथिंग एंड आफ्टर इलेक्शन दे डू समथिंग। कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, कोई भी अनहेल्दी कोएलिशन नहीं है, कोई भी कोएलिशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। मणिपुर का कल मैंने एग्जांपल बताया था कि एक मिनिस्टर थे, पहले वो कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, कांग्रेस उसके बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो उसमें आ जाते हैं। कांग्रेस के एमएलए वो बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी वाले फिर बाद में कांग्रेस में चले जाते हैं। तो विच मीन्स कोई भी इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और ये कोइलेशन इसलिए करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर, कि पावर इज देयर आइडियोलॉजी, नाइदर दे आर लेफ्ट विंग नाइदर दे आर राइट विंग, कैसे भी करके हमें पावर मिलना चाहिए। और कभी कभी तो आइडियोलॉजी ओवरनाइट चेंज हो जाता है। ये एग्जांपल आप एग्जाम में कोट नहीं कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ। से ज्योतिरादित्य सिंधिया, ही वाज इन कांग्रेस एंड देन ओवरनाइट ये बीजेपी में चले गए और उनका आइडियोलॉजी पूरा चेंज हो गया। सो हाउ कैन एन आइडियोलॉजी चेंज ओवरनाइट? तो कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, अनहेल्दी कोलिशन है, और नैरो सपोर्ट बेस है। कोई एक सोशल ग्रुप आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई एक रिलीजन सपोर्ट कर रहा है, कोई एक कास्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका सपोर्ट ब्रॉड बेस नहीं है। सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसको कास्ट वन सपोर्ट कर रही है, और पूरे सोसाइटी में तीन कास्ट है, कास्ट वन, कास्ट टू एंड कास्ट थ्री। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगा तो कास्ट वन के वेलफेयर के लिए ही काम करेगा, बट कास्ट टू एंड कास्ट थ्री उनको इग्नोर करेगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा। सेम विथ रिलीजन, सेम विथ लैंग्वेज। पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि उनका सपोर्ट बेस ब्रॉड हो, और वो इशू बेस हम उनको सपोर्ट करें। एक पॉलिटिकल रिफॉर्म के ऊपर मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ऐसा था कि इंडिया में कैसे हम पॉलिटिकल रिफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कहा गया कि सबसे पहले पब्लिक को अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा। जब आप वोट करने जाते हो, आप एमएलए को, एमपी को इलेक्ट करते हो, तो आप ये देखो कि आप जिस कैंडिडेट को वोट कर रहे हो वो कैंडिडेट कैसा है। क्या वो कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है लोगों को सर्व करने का, क्या वो कैंडिडेट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के नाम पे वोट मांग रहा है या इशू के नाम पे वोट मांग रहा है। तो आप ऐसे कैंडिडेट को वोट करो। जब तक पब्लिक अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेगी तब तक पॉलिटिकल पार्टी कैसे रिफॉर्म होगी? पब्लिक गिफ्ट एक्सपेक्ट करती है, पब्लिक है वो पॉलिटिकल पार्टी से पैट्रोनेज एक्सपेक्ट करती है, पब्लिक कास्ट बेस्ड वोटिंग करती है। बिहार, यूपी के बारे में कहा जाता है कि पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, मीन्स वो वोट सिर्फ देते नहीं है, बट दे वोट देयर कास्ट, उनका जो कास्ट है उसी को वोट देते हैं। आपके कास्ट का लीडर इररेस्पेक्टिव कैसा हो, लेकिन आप उसी को वोट करेंगे। लेकिन सामने वाला अगर अच्छा भी है और आपके कास्ट का नहीं है, यू विल नॉट वोट। सो पॉलिटिकल पार्टी का ब्रॉड सपोर्ट बेस होना चाहिए। देयर इज लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी। पार्टी के अंदर कैंडिडेट कैसे इलेक्ट होते हैं, पार्टी का प्रेसिडेंट कैसे बनता है, पार्टी किसी पार्टी को सपोर्ट करती है वो कैसे करती है, या गवर्नमेंट फॉर्मेशन करती है किसी और पार्टी के सपोर्ट लेके, ये सारा डिसीजन कैसे लिया जाता है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी को सस्टेन करेगी? आज आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखो तो वो प्रिंसली स्टेट की तरह है, वेदर इट इज बिहार, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, हर एक स्टेट के अंदर वन और टू फैमिली है जो टर्न बाय टर्न स्टेट को रूल कर रहा है। सो इट इज जस्ट लाइक एक
प्रिंसली स्टेट बना हुआ है और आप उसको रूल कर रहे हो। तो पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी लेके आना होगा कि पार्टी को फंड कहाँ से आता है, पार्टी टिकट कौन से क्राइटेरिया पे देती है, पार्टी का प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होता है, पार्टी किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है या अपोज करती है, उसके पीछे का क्या रीजन है। नाउ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है ये इंडिया का स्टील फ्रेम है। आफ्टर इंडिपेंडेंस किसी ने अगर इंडिया को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है तो वो ब्यूरोक्रेसी ने डिसअपॉइंट किया है। स्टील फ्रेम मींस से आप बेड को देखते हैं या कोई फर्नीचर को देखते हैं, उसका फ्रेम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा वो फर्नीचर रोबस्ट होगा। तो अभी इंडियन ब्यूरोक्रेसी जिसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है उसके अंदर रस्टिंग हो रहा है, ऐसा कमेंटेटर कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सो फर्स्ट ये कंजर्वेटिव है। जैसे ब्रिटिशर इंडिया में थे उनके अंदर एक इलीट एटीट्यूड था कि वो इंडियंस को, जो इंडिया के नेटिव्स थे, उनको ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखते थे, डिमीन करते थे। तो वैसे ही हमारा ब्यूरोक्रेसी भी कंजर्वेटिव हो गया है, बैकवर्ड लुकिंग हो गया है और उसके अंदर एक इलिटिज्म वाला एटीट्यूड आ गया है। वो अपने आप को सिविल सर्वेंट नहीं समझता है, सिविल मास्टर समझता है और लोगों के ऊपर अपने अथॉरिटी को इम्पोज करता है। हम टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे करने के बाद गवर्नमेंट अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। तो एक टैक्स पेयर जब अपना कुछ कंप्लेन लेके, अपना कंसर्न लेके गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है तो दे शुड लुक एट हिम और हर विथ रेस्पेक्ट। टुडे आई केम अक्रॉस वन कोट और वो कोट ऐसा था कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। से गवर्नमेंट अगर आपको कुछ फ्री दे रही है, गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी दे रही है, तो यू शुडंट थैंक गवर्नमेंट बट यू शुड थैंक taxpayer of your country, because it is the taxpayer money which government is giving to you or distributing to you. तो टैक्स पेयर के मनी से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पूरा ब्यूरोक्रेसी चलता है और उसी टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट नहीं है, उसी टैक्स पेयर के प्रॉब्लम को लेके रिस्पॉन्सिव नहीं है। देन प्रो स्टेटस को है, ब्यूरोक्रेसी चेंज को लेके रेजिस्टेंट है। कुछ भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अंदर से ही ये लोग रजिस्ट करते हैं। देन रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म मीन्स रेड कलर मीन्स किसी भी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना। तो किसी भी वर्क पे ब्यूरोक्रेसी रेड टेप लगा देते हैं। रेड टेप नॉट इन लिटरल सेंस बट मेटाफर है। तो वो वर्क फिर आगे प्रोसीड ही नहीं करता है। जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ऐसा कहा जाता है कि फाइल इस तरीके से सर्कुलर रोटेट होती रहती है, वन डेस्क टू अनदर, अनदर डेस्क टू, ऐसे पूरी रोटेट होती रहती है और एक कंक्लूड ही नहीं होता है और 2-3 साल इस रोटेशन में ही लग जाता है। उसके बाद दे आर रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है दे आर नॉट एबल टू चेंज देमसेल्फ। आज भी उनके अंदर वो पेट्रोनेज वाला एटीट्यूड है, आज भी उनके अंदर जो एलिटिज्म एटीट्यूड है। जो मैं ये कह रहा हूं तो देयर में बी सम एक्सेप्शन आल्सो, बट इन जनरल सेंस में ब्यूरोक्रेसी ऐसे वर्क कर रहा है। ये डोमिनेंट ग्रुप को फेवर कर रहा है, जो वीकर सेक्शन है। और उसका कल एग्जांपल मैंने बताया था कि जो कस्टोडियल डेथ इंडिया में होता है तो उसमें पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग होते हैं, उनका मेजर रिप्रेजेंटेशन है। बट रिच पीपल दे कैन अफोर्ड बेल, अच्छे लॉयर को हायर कर सकते हैं तो वो बच जाते हैं। देन इनएफिशिएंट है, से जितना भी इनका वर्क है उसका से 50% वर्क ही ये कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये जो है वो ऑफिस में ही जो है वो सोया हुआ है। सो दे आर इनएफिशिएंट। बीएसएनएल को आप देखो या दूसरी गवर्नमेंट कंपनी को देखो, सो दे आर रनिंग इनटू लॉसेस एंड लॉसेस जो है वो 60,000 70,000 करोड़ का लॉसेस है। बट देन ऑल्सो डेट कंपनी सस्टेन कर रहा है। कोई भी प्राइवेट कंपनी का मुझे एग्जांपल बताओ जो इतना लॉस सस्टेन कर रही है और फिर भी वो कंपनी बची हुई है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक प्रॉब्लम है कि कोई अगर ऑफिसर अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कोई अगर खराब काम करता है तो हम उसको निकालते नहीं हैं। सो इन ब्यूरोक्रेसी देयर इज अ लैक ऑफ अप्रिसिएशन फॉर गुड वर्क, और देयर इज अ फियर ऑफ सैंक्शन फॉर इनएफिशिएंसी और वर्किंग विथ मालाफाइड इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब इज अ वेरी सिक्योर जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको वहां पे कोई निकाल नहीं पाएगा।
बट हमें गवर्नमेंट जॉब को ऐसे नहीं देखना चाहिए। इफ एनीवन इज परफॉर्मिंग देन आउट ऑफ टर्न हमें उनको प्रमोशन देना चाहिए। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है आउटराइटली हमें निकाल देना चाहिए। आगे जो मैंने बताया था गवर्नमेंट में कैसे फाइल सर्कुलर वे में मूव कर रही है, तो आप देखो कि यहाँ सर्कुलर वे में मूव कर रही है विदाउट एनी एंड। ब्यूरोक्रेसी टू लार्ज है और वो मेंटेन करने का कॉस्ट ही बहुत हाई है, और डिसीजन मेकिंग पावर स्कैटर है। से एक कोई इंस्टीट्यूशन है और उसमें एक डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन बहुत स्विफ्ट होगा। बट इफ दे आर मल्टीपल डिसीजन मेकर्स देन वो डिसीजन स्विफ्ट नहीं होगा एंड देन विल बी प्रॉब्लम। they are misusing their discretionary power। डिस्क्रिशनरी पावर मीन्स जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है वहां पे ब्यूरोक्रेसी अपने मर्जी से काम करते हैं। तो जब ये अपने मर्जी से काम करते हैं तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नोन, उनको ये बेनिफिट देते हैं। सो दे मिसयूज देयर डिस्क्रिशनरी पावर। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। छत्तीसगढ़ में आई थिंक 2019 में इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन से पहले एक आईएएस ऑफिसर ने रिजाइन किया था, और जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया उसके नेक्स्ट डे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उस पॉलिटिकल पार्टी से उनको टिकट भी मिल गया इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो से अभी वो ब्यूरोक्रेट जब था तब हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होकर वर्क नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट होकर वर्क करता तो कैसे उसने आज रिजाइन दिया और कल किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसको टिकट मिल गया, और वो भी कोई छोटी पार्टी नहीं थी, वो एक नेशनल पार्टी थी। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। ब्यूरोक्रेसी जस्ट एक टूल होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आए, वेदर गवर्नमेंट लेफ्ट पार्टी की है, गवर्नमेंट राइट पार्टी की है, ब्यूरोक्रेसी उनको हेल्प करे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। लेकिन अभी ब्यूरोक्रेसी खुद डिसीजन लेने लगा है, तो और ब्यूरोक्रेसी खुद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अफेक्ट हो गया है। देन कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है एंड विच इज डिफिकल्ट फॉर कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड, जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे हैं, तो केस का डिले हम फेस कर रहे हैं। मैंने पहले भी स्टेटिस्टिक्स दिया होगा। जैसे आपके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, उसको सेशन कोर्ट भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाई आप हाई कोर्ट में अपील करोगे। हाई कोर्ट के जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। यूजुअली इंडिया के एक कोर्ट में 10 to 15 ईयर तक केस पेंडिंग होता है। तो अगर तीनों स्टेज को मैं ऐड कर दूं तो 30 to 45 ईयर तक केस चलते रहता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। तो मैं बता रहा था इंडिया के एक कोर्ट में जो केस पेंडिंग है तो वो 10 to 15 ईयर्स पेंडिंग होता है। अगर तीनों स्टेज को आप कनेक्ट कर दें तो इट में भी 30 to 45 ईयर एक केस पेंडिंग होता है। तो केस में डिले बहुत होता है, जिसकी वजह से अभी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ओवरऑल 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। और जिस पेस से हमारे कोर्ट में हियरिंग होता है तो इट विल टेक अराउंड 300 ईयर्स टू डिस्पोज ऑल दिस केस। तो केसेस पेंडिंग है, केसेस में डिले होता है। आज आपके साथ क्राइम हुआ से 40 ईयर्स बाद आपको जजमेंट मिलता है, 40 ईयर बाद आपको जस्टिस मिलता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट जस्टिस? ऐसा एक फेमस कोटेशन है, लॉ कॉलेजेस में यूज होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दूसरा, जुडिशियल कॉस्ट भी काफी हाई होता है। सेम अगर आप पुअर बैकग्राउंड के हैं, पुअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा आप एक अच्छे लॉयर को अफोर्ड करें। और जितनी बार हियरिंग होगा आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपका जो वर्क होगा वो अफेक्ट हो जाएगा। तो डिले भी है, कॉस्टली भी है, पेंडिंग भी है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि इसे, मैं अगर किसी को ऐसा कहता हूँ कि मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, तो आई कैन यूज दिस थिंग एज ए थ्रेट। कोर्ट में उसके अगेंस्ट मैंने कंप्लेन कर दिया, उसके अगेंस्ट मैंने केस कर दिया, तो ये पेंडिंग चलते रहेगा 10 साल 15 साल तक, और मेंटल ट्रॉमा से वो पास होगा। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा कहता है कि मैं तेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा, तो मुझे कहना चाहिए यस जाओ, अगर मैंने कुछ गलत ही नहीं किया है तो आई डोंट थिंक मेरे को कोई प्रॉब्लम होगा। बट अभी हम
कोर्ट का, पुलिस का नाम सुन के हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक थ्रेट आता है हमारे अंदर। जुडिशरी के ऊपर डाउट है, इन उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर हमें डाउट है। से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते हैं और केरला के वो गवर्नर बन जाते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते हैं और वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, वो राज्यसभा के मेंबर बने, केरला के गवर्नर बने, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट। देयर शुड बी सम कूलिंग ऑफ पीरियड। से आज आप रिटायर हुए, मे बी 3 ईयर 4 ईयर डाउन द लाइन आप कोई और गवर्नमेंट के पोजीशन को एक्सेप्ट करो, तो जिससे लोगों के अंदर ट्रस्ट आएगा। से अभी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से न्यूट्रल भी होंगे, बट फिर भी लोगों को क्या लगेगा कि कल तक वो जज थे, तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ द डे को फेवर कर रहे हो, आज वो रिटायर हो गए तो गवर्नमेंट ने उनको रिवार्ड दिया है। सो देयर शुड बी सम कूलिंग ऑफ पीरियड। और एक बार पब्लिक का अगर परसेप्शन से पुलिस में पब्लिक का ट्रस्ट नहीं रहेगा, जुडिशरी में पब्लिक का ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो आपके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम हुआ तो आप उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे? आप एक्स्ट्रा लीगल और एक्स्ट्रा जुडिशियल वे में उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, कि आप कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लोगे या बिना पुलिस कंप्लेन किए ही आप सेटलमेंट करने का ट्राई करोगे। जुडिशरी के चेक एंड बैलेंस के अंदर कुछ डाउट है। जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट कुछ गलत काम कर रहा है, या जस्ट अ मिनट, से पार्लियामेंट कुछ गलत काम कर रहा है या एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम कर रहे हैं, से प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गलत काम किया, देन कोर्ट जुडिशरी इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आपने जो ये वर्क किया है वो ठीक नहीं है, आपको इसका जस्टिफिकेशन देना चाहिए। लेकिन अगर जुडिशरी कुछ गलत काम करता है तो इससे कौन क्वेश्चन पूछेगा? और जब हम जुडिशरी से क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो जुडिशरी ऐसा कहता है कि ये तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर अटैक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट है। सो जजेस के अपॉइंटमेंट में जजेस से क्वेश्चन पूछना, जजेस को अकाउंटेबल होल्ड करना, इट इज नॉट अटैक ऑन जुडिशरी। सो जुडिशरी शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इनटू चेक एंड बैलेंस, क्योंकि एरर वहां पे भी अकर हो सकता है। इन डेमोक्रेसी नोबडी शुड बी अबोव अकाउंटेबिलिटी। सबको, जो भी वो वर्क कर रहे हैं, इफ दे आर नॉट डूइंग वर्क इन ए प्रॉपर वे, दे हैव टू बी आंसरेबल टू पब्लिक। देन पुलिस रिफॉर्म में हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया था। तो पुलिस में एक प्रॉब्लम है, मैन पावर का प्रॉब्लम है। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है पुलिस का वो बहुत कम है अगर पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से देखें। प्लस उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर आर्म्स नहीं मिलता है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलता है। कभी कभी पुलिस हाई हैंडेड अप्रोच या वॉयलेंट अप्रोच या फोर्सफुल अप्रोच अडॉप्ट करती है, और उसको लेके भी पुलिस को क्रिटिसाइज किया जाता है। हम जब पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें पुलिस के पर्सपेक्टिव से भी देखना है, नॉर्मल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से भी देखना है। पुलिस के न्यूट्रलिटी पे, पुलिस के एफिशिएंसी के ऊपर डाउट अराइज होता है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो एफिशिएंट होके कर रही है या नहीं कर रही है, न्यूट्रल होके काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या ये किसी को सपोर्ट कर रही है या किसी को अपोज कर रही है। पुलिस के पास आर्म्स एंड फैसिलिटी लैकिंग होता है, और पुलिस के पास ट्रेनिंग भी लैकिंग होता है। मोस्ट ऑफ द पुलिस मैन जब वो रिक्रूट होते हैं तब उनको ट्रेनिंग मिलता है, बट ड्यूरिंग 20 ईयर 30 ईयर्स के जॉब के सर्विस में वो ट्रेनिंग का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है या नहीं भी होता है। तो ये पुलिस का प्रॉब्लम है, और पुलिस का परसेप्शन भी बहुत रॉन्ग है इंडियन सोसाइटी में। से पुलिस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यू शुडंट have good friendship with police also, and you shouldn't mess with police, because in both the case you are going to face one or other problem. नाउ हमने कुछ इंस्टीट्यूशन को देखा, पार्लियामेंट को देखा, पुलिस को देखा, जुडिशरी को देखा, ब्यूरोक्रेसी को देखा, तो इनके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये इंस्टीट्यूशन डे बाय डे डिकेड हुआ है। अगर आप इसके स्कोप को ब्रोडन अप करो तो आप इसमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी आप ले सकते हो, लाइक गवर्नमेंट कंपनीज को ले सकते हो, सीबीआई को ले सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ले सकते हो, कैग तो फिर भी क्रेडिबल वर्क कर रहा है, सेबी को ले सकते हो, बट मैंने ये 5 ऑर्गेनाइजेशन पे ही रेस्ट्रिक्ट किया था अपने आप को।
नाउ क्या रीजन है जिसके वजह से इंस्टीट्यूशन डिके हो रहा है? तो एक है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इंस्टीट्यूशन लिमिटेड है। सपोज करो गवर्नमेंट के पास 10 जॉब की वैकेंसी है, बट इफ देर आर 1000 एस्पिरेंट, तो इसमें से गवर्नमेंट को 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो जो ज्यादा ब्राइब करेगा या जो गवर्नमेंट ऑफिसर को करप्ट करेगा उसको जॉब मिल जाएगा। लेकिन इमेजिन करो हमारे कंट्री में सिर्फ 9 पॉपुलेशन ही होता, 9 लोग ही जॉब के लिए एस्पिरेंट होते हैं और 10 जॉब का वैकेंसी होता है, तो ये लोग तो आराम से जॉब में रिक्रूट हो पाते हैं। तो क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और गवर्नमेंट सबको सर्विसेज नहीं दे सकता, सबको फैसिलिटी नहीं दे सकता, तो वहां पे करप्शन अराइज होता है। करप्शन जब अराइज होगा तो ग्रीड अराइज होता है, और वो फिर और बिगर करप्शन को बिगर करप्शन के लिए एक फाउंडेशन बनाता है। से एक कमेंट है, कोट है अबाउट करप्शन: ओनली पर्सन who claim that I am not engaged in corruption is the person who haven't got a chance to do corruption। तो आपको चांस नहीं मिला इसलिए आप करप्ट नहीं है, अगर आपको चांस मिलता तो शायद आप भी करप्शन करते हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ और हमारा जीडीपी ग्रोथ उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ। से इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है से 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो जीडीपी ग्रोथ शुड बी मच मच ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ, तभी हम सबको फैसिलिटी दे पाएंगे। बट हम यहाँ पे समहाउ फेल हो गए हैं। दूसरा, मटेरियलिज्म राइज हो रहा है। से अभी आपके पास घर नहीं है तो आपने एक फ्लैट परचेज किया, फ्लैट परचेज किया, देन आपका एस्पिरेशन इंक्रीज हुआ, आप बंगलो परचेज कर रहे हैं, बंगलो के बाद आप विला ले रहे हैं, देन आपको फार्म हाउस चाहिए, देन मल्टीपल सिटी में आपके घर होने चाहिए। से आपने अभी बाइक लिया, देन कार, देन हु नोज प्राइवेट जेट आपको चाहिए। तो अभी हमारे जो नीड्स है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे पीपल वेर सेटिस्फाइड, पीपल वेर कंटेंट विथ वट एवर दे हैव। उनको सिर्फ फूड चाहिए था, उनको क्लोथ चाहिए था, एंड दे वेर सेटिस्फाइड। नाउ वी आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वी ऑलवेज नीड मोर। Needing more, having high aspiration, having ambition, that is good, but that ambition should not be at the cost of others suffering। से आपको रिच बनना है, आप रिच बनो, देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट डोंट बिकम रिच बाय मेकिंग अदर्स पुअर। किसी को एक्सप्लॉइट करके रिच बनना, दैट इज नॉट गुड थिंग। देन कम्युनिटी प्रेशर रिड्यूस हो गया है। जैसे पहले कोई गलत काम करता था तो फैमिली वाले या रिलेटिव्स या गांव वाले वो उसको कहते थे कि नहीं देखो तुमने गलत काम किया है, अब हम तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, एंड रिजल्ट देखते हैं कि ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। हम उसके प्रेजेंट को देखते हैं, पास्ट में वो क्रिमिनल था, जो भी था डजंट मैटर। अभी ये एक मिनिस्टर है, पास्ट में वो क्रिमिनल भी है, डजंट मैटर। हमें ये देखना चाहिए कि वो सक्सेसफुल बना, लेकिन सक्सेसफुल कैसे बना। अगर वो गलत तरीके से सक्सेसफुल बना तो वी शुडंट अप्रिशिएट देम, अगर सही तरीके से सक्सेसफुल बना तो वी शुड अप्रिशिएट देम। तो अभी कम्युनिटी प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया है, एंड ओनली मनी ऑथोरिटी वही काउंट होता है इन वट एवर वे यू अर्न। आपने करप्शन से, ब्राइब से कैसे भी मनी अर्न किया है तो वो काउंट होता है। इवन इन सम प्लेसेस, और यू कैन से मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ इंडिया, करप्शन को, ब्राइब को नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लाइक दिस इज योर नॉर्मल इनकम एंड दिस इज द इनकम फ्रॉम ब्राइब, उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है गवर्नमेंट में। से पुलिस के अंदर मैन पावर का शॉर्टेज है, तो वो अपना या ब्यूरोक्रेसी में वो अपने वर्क को प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और वर्क को अगर प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उनका क्रेडिबिलिटी डिग्रेड हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू वर्क इन ए एफिशिएंट मैनर। से लॉकडाउन जब इम्पोज हुआ कोरोना वायरस की वजह से, इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मोस्ट ऑफ द सेक्टर वो ऑनलाइन वे में वर्क करने लगे हैं, उनका डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया। बट पार्लियामेंट अभी भी सोच रहा है कि क्या हमें सेशन को बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, क्या वर्चुअल सेशन हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। सो यू टुक 4 months जस्ट टू डिसाइड वेदर वी शुड हैव टेम्पररी वर्चुअल सेशन और नॉट।
आप जब सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर वो वर्चुअली डिजिटली ट्रांजेक्शन उनका हो जाता है, तो व्हाई नॉट फिर पार्लियामेंट का हम कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो देयर मस्ट बी सम गुड रीजन कि क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं। चेंजिंग ऑब्सोलीट सिस्टम, कि जो हमारा ऑब्सोलीट सिस्टम है उसको हम चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक हमारा सिस्टम वैसे ही वर्क कर रहा है। इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट वहां पे नहीं होता कि पब्लिक को सर्व करना है। उनका इंटरेस्ट होना होता है कि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सर्व करें, अपने आप को ग्लोरीफाई करें, ज्यादा से ज्यादा ऑथोरिटी उनके पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास होना चाहिए। फ्रैक्चर पॉलिटिकल सिस्टम, जब क्लियर कट मैंडेट आता है तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनती है। जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखें तो 303 लोकसभा में सीट बीजेपी के पास थी, राज्यसभा में भी उनके नंबर अच्छे हैं, इट इज नॉट मेजोरिटी बट दे आर क्लोज टू मेजोरिटी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्ट्रांग है। बट अगर गवर्नमेंट कोलिशन की बनती तो वो वीक गवर्नमेंट होती है, और वीक गवर्नमेंट में डिफरेंट जगह पे से पुश एंड पुल होता है, मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से भी गवर्नमेंट अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर पाती। लास्ट, जो टैक्स रेवेन्यू होता है, जो टैक्स पेयर टैक्स पे करते हैं, वो पॉपुलिज्म में पैसा स्प्रेड हो जाता है। पॉपुलिज्म मीन्स फार्मर के लोन माफ कर दिए हैं, या गवर्नमेंट ने सबको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, फ्री में वाटर दे दिया, बट ये पैसे को हम यूज नहीं करते हमारे इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने में। जब तक हम टैक्स पेयर के मनी को इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने में यूज नहीं करेंगे, तब तक इंस्टीट्यूशन में एफिशिएंसी कैसे आएगा, तब तक इंस्टीट्यूशन अपना वर्क कैसे परफॉर्म कर पाएगा। सो दिस आर द रीजन बिकॉज ऑफ विच इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस डिके हुआ है। तो ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड होता है। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।